ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास। हेलो बच्चों, जल्दी से आ जाओ सब। आपकी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होने वाली है। ये फाइनल क्लास होगी फ्रेंच रेवोल्यूशन की और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी, तो आप लोगों को किसी को भी मिस नहीं करनी ये वाली क्लास। सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ और अपनी अटेंडेंस दो। और मेरी आवाज़ क्लियर है ये भी बताओ? ठीक है, वॉइस ठीक है, मतलब सारे बच्चे आ जाओ। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी फ्रेंच रेवोल्यूशन की और ख़त्म भी कर देंगे आज ये चैप्टर। काफ़ी लंबा चैप्टर है ये, क्लास 4 है, लेक्चर 4 है और वीडियो भी चौथी है फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया पिछली 3 क्लासेस में या फिर वीडियोस में, हर क्लास में मैंने जो है पीछे का पूरा रिवीजन कराया, तो इस क्लास में भी ऐसे ही कराऊंगा। रिवीजन कराने का एक ही मकसद होता है कि आपके दिमाग में जो है अच्छे से स्टोरी सेटल डाउन हो जाए पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ठीक है, इससे जो है आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर आता है इससे रिलेटेड तो आप जो है इजीली अपनी लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का। देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या क्या देखा था। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 1774 में लुइस 16 जो बॉर्न फैमिली का राजा था, उसको फ्रांस का राजा बनाया गया। बॉर्न फैमिली से वो उस घराने से था और उसे फ्रांस का राजा बनाया गया। वो जब 20 साल का था जब उसकी शादी हो गई थी ऑस्ट्रिया की महारानी मैरिया एंटोनेटी से। लेकिन उसने ये पाया जब उसकी शादी हुई, जब वो राजगद्दी पे बैठा, तो पूरा का पूरा जो राजकोष है वो पूरा खाली है। वो क्यों खाली था? राजकोष का मतलब होता है जो भी पैसा होता है, जो भी कंट्री के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ के लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, वो पूरा खाली था। क्या कारण थे? क्योंकि कई बार जो है फ्रांस युद्ध लड़ चुका था। उसकी एक करेंसी भी थी लेवर्स, जिस पे जो कर्जा चढ़ा हुआ था। इसी करेंसी में बताया गया कि 2 बिलियन लेवर्स का कर्जा चढ़ा हुआ था। उसके बाद फ्रांस ने जो है ब्रिटेन से जो युद्ध भी लड़ा था, जिसमें उसने 13 कॉलोनीज़ को छुड़ाया था अमेरिका की। फिर हमने ये देखा कि किस तरीके से स्टेट जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था फ्रांस। आपको टेबल दिख रही होगी, हर वीडियो में मैंने दिखाई है, अच्छे से इसे याद करना है, क्वेश्चन आते हैं इस पर। पहले स्टेट में कौन थे? क्लर्जी थे। दूसरे स्टेट में नोबिलिटी थे। और तीसरा स्टेट जो था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जैसे बिग बिजनेसमैन थे, कोर्ट्स थे, ऑफिशियल्स या फिर लॉयर्स। दूसरे किसान्स और आर्टिसन यानी जो कारीगर होते हैं, और ऐसे लोग भी जिनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, जो छोटे किसान भी थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है सरकार जो है चीज़ों पर कर जो है यानी कि टैक्स बढ़ाने लगी, क्योंकि उस पर कर्ज ज़्यादा था। वो अपने लोगों से ही उस कर्ज के पैसे को चुकाना चाहती थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में फिर हमने ये देखा कि पूरी आबादी जो थी फ्रांस में, उसमें 90% किसान थे। लेकिन जो ज़मीन मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों का क्या अर्थ होता है? जो नोबल्स थे, जो क्लर्जी थे, और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। पहले 2 स्टेट क्लर्जी और नोबिलिटी वर्ग जो था उसे कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त थे। थोड़ा ध्यान से सुनते रहना, पूरी स्टोरी बता दूंगा और आज चैप्टर ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, जो पहले 2 स्टेट के लोग थे उन्हें जो है कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। वो टैक्स नहीं दिया करते थे या फिर बहुत कम टैक्स दिया करते थे। लेकिन वहाँ के जो तीसरे वर्ग के जो गरीब लोग थे, जिन पर कोई भी ज़मीन नहीं थी, जो सिर्फ मजदूरी का काम किया करते थे, उन पर टैक्स बहुत लगाया जाता था। उन्हीं में से एक ऐसा भी टैक्स था, कौन सा? टीथिस टैक्स कौन सा था? जिसे धार्मिक कर बोला जाता था वहाँ पे। ये जो है चर्च के लोगों को दिया जाता था। किसके द्वारा? वहाँ के जो गरीब किसान थे। और इस टैक्स की जो है कुछ खास बात ये थी कि जो कृषि की उपज के 10वें हिस्से के बराबर होगा। यानी जो किसान कृषि में जो भी कुछ कमाएगा उसका 10वां हिस्सा वो धार्मिक कर के रूप में देगा। और वो धार्मिक कर क्या था? टीथिस। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि एक टेले टैक्स था, जो कि डायरेक्ट टैक्स था। वो जो है किसान जो है सरकार को डायरेक्ट टैक्स देता था। आपको ये चीज़ क्लियर हुई? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर क्या देखा हमने कि किस तरीके से वहाँ के लोग जो है सर्वाइव कर रहे थे, वहाँ की स्थिति कैसी थी। जो अधिकतर आर्टिशियंस थे, जो कामगार थे, वहाँ के लोग कारखानों में काम किया करते थे। उनकी मजदूरी उनकी मालिक तय किया करते थे।
लेकिन मजदूरी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही थी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही थी, क्योंकि ब्रेड की जो कीमतें थे वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। वहाँ के लोग जो थे एकदम जीविका संकट में थे। जीविका संकट का अर्थ क्या होता है? जहाँ जीवन जीने के लिए भी मुश्किल हो जाए, सब्सटेनेंस क्राइसिस जो थी। ठीक है, तो कई बार तो वहाँ पे ओले पड़ गए, बारिश आ गई, जिसकी वजह से किसान को जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और वो अपने लिए कुछ उपज नहीं कर सका और उसके फैमिली जो है बहुत मुश्किल से वहाँ पे सरवाइव कर पा रही थी। धीरे धीरे जो है वहाँ की पूरी जो अर्थव्यवस्था थी वो गिर रही थी। अब इसके बाद क्या हुआ, आगे देखते हैं। फिर हमने ये जाना कि वहाँ की जो मिडिल क्लास थी, जो तीसरे स्टेट के जो कुछ अच्छे लोग थे, जो शिक्षित वर्ग थे, उनके अंदर जो है आक्रोश भर रहा था, क्योंकि उनका राजा उनके ऊपर टैक्स बढ़ा रहा था। उनकी ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल से जी पा रहे थे वो। ठीक है, तो धीरे धीरे वहाँ की जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास ने जो है कुछ कदम उठाने शुरू करे। उन्हीं में से ही मिडिल क्लास लोगों की हेल्प करते हुए दो फिलोसफर्स यानी दार्शनिक आए, जॉन लॉकी और जीन जैक्यू रोसी। रोसी या फिर रूसो बोल सकते हैं इसे। ठीक है, हिंदी में रूसो लिखा होता है कई बार और इंग्लिश में जो है रूसे प्रोनाउंस हो जाता है। ठीक है, इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उनकी जो बुक थी जॉन लॉकी की, माफ़ कीजिएगा, उसने जो ये कहा अपनी बुक में कि जो राजा के अधिकार होंगे, जो उसकी पावर्स होंगी, वो सबसे कम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। सारा काम जो है वहाँ के लोगों के हाथ में होना चाहिए और लोगों को अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, तो अपनी उस बुक में यही कहा था। उसके बाद फिर इन द स्पिरिट ऑफ लॉस, मॉन्टेस्क्यू भी थे एक फिलोसफर। उन्होंने एक प्रपोज की एक तरीके की गवर्नमेंट जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग होगी, एग्जीक्यूटिव होगी, जुडिशरी होगी। द मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू द फोर्स इन यूएसए। कहने का मतलब ये है कि जो मॉन्टेस्क्यू था वो ये चाहता था कि फ्रांस के अंदर भी ऐसी गवर्नमेंट आए जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज हों, एग्जीक्यूटिव्स हों और जुडिशरी भी हों, जिस तरीके से वहाँ यूएसए में चल रहा था, जो यूएसए का संविधान था। कुछ इस तरीके से ही फ्रांस के लोग भी यही सोच रहे थे कि उनकी गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, ना कि सिर्फ सत्ता जो है एक आदमी के हाथ में हो, जो कि लुईस 16 था। फिर धीरे धीरे लोगों के मन में जो आक्रोश जो है बनाया गया, या फिर बोल सकते हैं लोगों को भड़काया गया अच्छे तरीके से, कि वहाँ पे जो सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में लोगों को ये चीज़ बताई जाती थी कि वो अपने जो लुईस 16 है उसके खिलाफ लड़ें और खड़े होएं। धीरे धीरे जब लुईस 16 को ये चीज़ पता चली कि उसके ही लोग उसके जो है जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं, तो लुईस 16 ने आगे ये डिसाइड किया कि वो अब टैक्स बढ़ाएगा। ठीक है, लुईस 16 ने क्या डिसाइड किया कि अब वो टैक्स बढ़ाएगा। तो एक एस्टेट जनरल नाम से एक पॉलिटिकल संस्था थी, राजनीतिक संस्था थी, जो कि मीटिंग कराया करती थी और उसकी आखिरी मीटिंग सन ईयर 1614 में हुई थी, ऑन द 5 मई 1789। अब जो अगली मीटिंग जो अब होने वाली थी वो हुई थी 5 मई 1789 को। उसमें लुईस ने क्या किया कि नए टैक्स लगाने के लिए तीनों एस्टेट के कुछ लोगों को बुलाया गया, जैसे कि द फर्स्ट एंड द सेकंड, जो पहले और दूसरे स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, और पहले और दूसरे के, और तीसरे स्टेट के 600 मेंबर्स आए। अब ये लोग तो आगे की कतारों में बैठे हुए थे, आगे की लाइनों में बैठे हुए थे, कौन से? पहले और दूसरे स्टेट के लोग। लेकिन तीसरे स्टेट के लोग जो 600 मेंबर्स थे उन्हें पीछे खड़ा कर दिया गया, उन्हें बैठने की कोई इजाज़त नहीं गई। फिर भी वो कि इतना बुरा नहीं मान रहे थे तीसरे स्टेट के लोग, उन्होंने कहा ठीक है खड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में जो तीसरे स्टेट के लोगों ने जो डिमांड की थी, वो आपको अगर याद हो थोड़ा सा, क्योंकि पिछले क्लासेस में भी हम काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं, जो तीसरे वर्ग ने जो अपनी मांग करी थी वो ये थी कि जो जब टैक्स लगाया जाएगा तो जो वोटिंग होगी वो हर एक मेंबर के द्वारा वोटिंग होनी चाहिए, यानी हर एक सदस्य के द्वारा वोटिंग होनी चाहिए, ना कि ऐसा कि हर एक एस्टेट के द्वारा मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। इस सभा में तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने एक मांग रखी थी कि पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार हो, यानी हर एक मेंबर जो है अपनी वोट दे सके। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के लोग जो थे वो मीटिंग से उठ के चले गए। समझ में आया? आप यहाँ पे देख सकते हैं, बुक के नाम जरूर याद रखना है कि 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं कि जॉन लॉकी की कौन सी बुक थी और रूसो की कौन सी थी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब जब वो लोग जो है उस मीटिंग से उठकर चले गए
तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो अपने जो राजा है उससे कुछ डिमांड नहीं करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, वो अपनी एक नेशनल असेंबली यानी अपनी ही सरकार बनाएंगे। तो 20 जून को वो सब लोग जो है इंडोर टेनिस कोर्ट जो कि वर्सलीज में स्थित था वहाँ पर सब इकट्ठे हुए। उन्होंने शपथ ली सबने एक साथ और नेशनल असेंबली का फॉर्म किया, जिसमें मिराबी और एबीसीज ये जो 2 लोग थे ये लोग भी इसमें शामिल थे और ये उस वक्त नेशनल असेंबली में लीड कर रहे थे जो इन्होंने बनाई थी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं फ़ोटो किस तरीके से इन्होंने शपथ वपथ ली थी अपनी और डिसाइड किया था कि वो अपनी नेशनल असेंबली फॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब जब इन्होंने जो है शपथ ली थी और नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया था, उसके बाद क्या हुआ कि पूरा जो नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप करने में व्यस्त हो गई। पूरी हमारी जो नेशनल असेंबली थी वो पूरी की पूरी संविधान तैयार करने में व्यस्त हो गई। इस दौरान ही पूरा जो फ्रांस है वो बहुत ज़्यादा आक्रोश में था। कड़ाके की ठंड के कारण वहाँ की फसल मारी गई थी और जो ब्रेड की कीमतें थी वो आसमान छू रही थी। ठीक है, उसके बाद जो बेकरी मालिक थे जो ब्रेड बनाया करते थे उनकी जो जमाखोरी में जुट गए थे, उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई थी। फिर उसके बाद हमने ये चीज़ देखा कि किस तरीके से वहाँ की जो भीड़ थी, जो फ्रांस के लोग थे, उन्होंने बेस्टाइल जो किला था वहाँ की जेल पे जो है धावा बोल दिया। फ्रांस में ऐसी स्थिति बन गई जिसे संभालने अब सम्राट के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। गुस्साई औरतों ने बेकरी की दुकानों पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। इस भीड़ ने फिर क्या किया, जो बेस्टाइल जो किला था वहाँ पे जो है धावा बोलकर उसे नेस्ताबूद कर दिया। किसानों ने अन्न के भंडारों को लूट लिया और बहुत सारी चीज़ों को जो है अपने साथ चुरा कर ले गए। तो बहुत सारे जो नोबल वर्ग थे इस दौरान जब ये हंगामे हो रहे थे तो सब जो है अपने अपने जो है घरों में बढ़ गए और घुस गए डर के मारे, क्योंकि पूरी फ्रांस जो थी उसकी भीड़, वहाँ के लोग जो थे बहुत ज़्यादा क्रोधित थी और बहुत से जो नोबल वर्ग था वो सब पड़ोसी देशों में भाग गए जाके। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि फ्रांस किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। फाइनली जब पूरी जो भीड़ थी इतना गुस्साई हुई थी तो राजा ने भी, जो सम्राट लुई 16 था, उसने भी जो है ये चीज़ मान ली कि अब वो जो है नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट करता है। विद्रोही प्रजा की शक्ति से घबराकर लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। जो भी उसकी सत्ता होगी, जो उसकी पावर्स होंगी, अब वो नेशनल असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन हुआ है उस पर कंट्रोल होगा, उसकी सत्ता पे। ठीक है, इस प्रकार 4 अगस्त 1789 को यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको डेट्स भी याद रखनी है। वैसे मैं आज पूरा चैप्टर ख़त्म करूँगा तो डेट्स भी आपको रिवाइज़ करा दूँगा एक बार फिर से। 4 अगस्त 1789 को रात को असेंबली ने जितने भी टैक्स थे, जो भी कर्तव्य थे और बंधनों वाली जो लुई 16 की सरकार थी, वहाँ से लोगों को सब कुछ मुक्त करा लिया और जो किसान टैक्स दिया करते थे इतना ज़्यादा, उन लोगों को जो पादरी वर्ग था, क्लर्जी वर्ग थे या डायरेक्ट टैक्स दिया करते थे सरकार को, वो सब ख़त्म कर दिए गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि जो नेशनल असेंबली में किस तरीके से संविधान जो है लागू हुआ था, वहाँ लोगों किस तरीके से वोट करते थे। आपको ये चीज़ भी याद होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है रिवाइज़ कराऊंगा। तो जब नेशनल असेंबली लागू हो गई तो उसमें भी जो है चुनाव कराया गया। किस तरीके से चुनाव हुए कि जो सिटीजन्स थे वहाँ के, तो एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स के संज्ञा दी गई, मतलब उन्हें नाम दिया गया। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? जो 40 लाख लोग थे। 4 मिलियन का मतलब 40 लाख ही होता है, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 4 मिलियन में 40 लाख हो गया। 40 लाख लोग क्या थे? वो एक्टिव सिटीजन्स थे। फिर से डेफिनेशन बताऊंगा एक्टिव सिटीजन की क्या होती है। अभी पहले ये चीज़ सुन लो कि एक्टिव सिटीजन जो है 50,000 लोगों को इलेक्ट करते थे। फिर ये 50,000 लोग 745 मेंबर्स को, ये चीज़ आप ध्यान से गौर से सुनिए कि 745 मेंबर्स को सेलेक्ट किया करते थे। कौन से? 50,000 मेंबर। फिर ये नेशनल असेंबली इन्होंने गठित कर दी 745 मेंबर्स में। फिर उसमें राजा भी था, मिनिस्टर भी थे, जो एक दूसरे पे कंट्रोल रखते थे। ठीक है, और जो जज था, वो जज का चुनाव जो है डायरेक्ट कौन करता था? जो एक्टिव सिटीजन्स थे, जो 40 लाख लोग थे। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ओके। तो एक्टिव सिटीजन जो थे, जो वोट दिया करते थे, उनको एक्टिव सिटीजन बोला जाता था।
अब एक्टिव सिटीजन का जो दर्जा था उन्हीं को प्राप्त था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स चुका सकते थे। कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो टैक्स सरकार को दे सकते थे, वही लोग जो है एक्टिव सिटीजन कहलाते थे, और वो टोटल 40 लाख थे। पैसिव सिटीजन कौन सा था? पैसिव सिटीजन मतलब जो वोट देने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था, नो वोटिंग राइट्स। लगभग वो 30 लाख लोग थे, जिनमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, और जो 25 साल से नीचे के लोग थे। यहाँ क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना दिया गया, तो इसमें जो है कुछ अधिकार दिए गए लोगों को। कौन कौन से अधिकार थे? जैसे कि अधिकारों की, जो लोगों के जन्मजात अधिकारों की रक्षा करना। इन अधिकारों में शामिल था जीवन का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार, ध्यान से सुनिएगा, और कानूनी बराबरी यानी इक्वेलिटी बिफोर लॉ का अधिकार। इस तरीके के अधिकार जो है सब कुछ मिल गए थे। देखा जाए तो लोगों की जो है थोड़ी बहुत क्या काफ़ी कुछ जो स्थिति बदलने वाली थी। लेकिन आगे अब देखते हैं और क्या हुआ। फिर आपने ये सिंबल्स देखे होंगे, ये चीज़ मैंने डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, बहुत इजीली अंडरस्टूड हैं। ब्रोकन चेन, बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस, ये किस चीज़ के सिंबल्स थे, इनके सामने लिखा हुआ है। मैं चीज़ आपको डिस्कस कर चुका हूँ, तो अभी नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि फ्रांस ने कैसे मोनार्की को अबॉलिश कर दिया। जो नेशनल असेंबली थी उसको भी ख़त्म कर दिया। पहले तो लुइस 16 को ख़त्म किया, मतलब लुइस 16 को बोला कि जो नेशनल असेंबली में ज्वाइन हो जाओ। अब नेशनल असेंबली भी फ्रांस के लोगों को रास नहीं आ रही थी। क्यों रास नहीं आ रही थी, अभी हम यही चीज़ देखेंगे। देखो, फिर उसके बाद हुआ ये कि क्योंकि जो लुइस 16 था वो वैसे तो नेशनल असेंबली के साथ समझौता कर चुका था कि अब वो जो है उसके अधिकारों पर अंकुश लगा दिया गया, लेकिन उसने चुपके से, यहाँ लिखा है सीक्रेट निगोशिएशन, एक समझौता कर लिया प्रशिया के किंग के साथ, जिसमें उसने समझौता ये किया कि वह अपने ही लोगों के ऊपर आक्रमण करेगा। और जो उसकी बराबर वाली जो पड़ोसी कंट्रीज़ थी, जैसे प्रशिया हो गई, ऑस्ट्रिया हो गई, वो इसलिए साथ दे रही थी फ्रांस का क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ को या पड़ोसी कंट्रीज़ को ये डर था कि जिस तरीके से फ्रांस के लोगों ने इतना सब कुछ विद्रोह किया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ के लोग भी ये चीज़ करने लगें। तो अप्रैल 1792 में जो नेशनल असेंबली थी उसने जो है वॉर घोषित कर दिया। उसने कहा कि अब ये जो है प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध लड़ेगा। ऑस्ट्रिया क्या थी? ऑस्ट्रिया जो है, आपको याद हो तो ऑस्ट्रिया की जो महारानी थी मैरिया एंटोनेटी, उसकी शादी हुई थी इससे, लुइस 16 से। आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर इसी दौरान जब ये युद्ध लड़ा जा रहा था, युद्ध लड़ने के दौरान एक गाना गाया गया जिसको नाम दिया गया मैर्सलीज। उसके पोइट का नाम था रॉजेट डे ल नहीं बोलेंगे, एल इज़ले, ठीक है। जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना हो, इस जो है वो अच्छे से याद रखो, लेकिन स्पेलिंग इसका और नाम। मैर्सलीज जो थी वो बाद में इसे जो है, जो ये गाना था, इसको नेशनल एंथम फ्रांस का बनाया गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने देखा कि किस तरीके से आगे जैकोबियंस क्लब आया। अब जैकोबियंस क्लब का आने का क्या मकसद था, आखिर ये जैकोबियंस क्लब के लोग थे कौन, ठीक है। वही चीज़ फिर से देखते हैं थोड़ा सा। अब जो जैकोबियंस क्लब ने क्रांति क्यों करी, आखिर रिवॉल्यूशन दोबारा क्यों कर दिया जब नेशनल असेंबली बना दी गई थी, जब लोगों के हाथ में अधिकार हो गए थे, राजा की पावर जो थी वो कम हो गई थी, फिर भी लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी कि वापस से जो है कुछ और क्रांति करने की आवश्यकता पड़ी। अब हम यही सुनते हैं, नेशनल असेंबली द्वारा बनाया गया नया संविधान में हम देख पाते हैं कि संविधान सिर्फ अमीरों के लिए ही था। ज़्यादातर जो नेशनल असेंबली में जो लोग थे उनमें सिर्फ अमीर थे और उन्हें ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त था, जिससे देश की आबादी का बड़ा हिस्सा, यानी फ्रांस में जो बहुत बड़ा हिस्सा था, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। अब वो इसी के कारण वहाँ का जो जैकोबियंस क्लब था, जैकोबियंस क्लब बेसिकली एक तरीके से समाजी था, जिसमें लोग जैसे छोटे दुकानदार, जूते बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, नौकर, दिहाड़ी मजदूर, ये सब लोग आते थे। और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इनका नेता था, जैकोबियंस क्लब था। इन्हीं लोगों ने वापस से विद्रोह किया था। अब थोड़ा सा जो है हम ये भी चीज़ भी देखते हैं कि जैकोबियंस क्लब का पहनावा कैसा था। अब वो थोड़े से हटके कपड़े पहना करते थे। कैसे कपड़े पहनते थे?
जैसे कि आपको पता है कि जैकोबियंस क्लब जो थे वो लंबी पतलून यानी लंबी पैंट पहरा करते थे। लंबी पैंट पहनने का उनका एक ही मकसद था कि जो लोग अमीर थे, जो नोबल्स थे, नोबल्स क्या करते थे, वो घुटनों तक के कपड़े, जो घुटनों तक की पैंट पहरा करते थे, बेसिकली उसे कच्छा कह सकते हैं, ठीक है, घुटनों तक का पहरा करते थे। तो उन लोगों से अलग हट के दिखने के लिए जैकोबियंस क्लब ने ये डिसाइड किया कि वो लोग जो लंबी पैंट पहनेंगे, लंबी पतलून। आपको फोटो दिख रहा होगा, इसीलिए इन कपल्स को सेंस क्लोटोस कपल बोला जाता था, क्योंकि इनकी लंबी पतलून थी, ठीक है। और सेन क्लोटोस कपल का जो मतलब था, मीनिंग था इसका, यही था कि बिना घुटने वाला, बिना घुटने वाला, ठीक है। तो आपको चीज़ क्लियर हुई जैकोबियंस क्लब का कैसा पहनावा था। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अच्छी बात यह है कि आपको स्टोरी समझ में आनी चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। लेकिन वहाँ की जो औरतें थी उनको अलाउ नहीं था कि वो लंबी पैंट पहनेंगे। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा और। अब हुआ ये कि फ्रांस में जो राजाशाही चल रही थी, नेशनल असेंबली की भी हम बेसिकली बोल सकते हैं राजाशाही थी, क्योंकि अमीरों के हाथ में ही पूरी राजनीतिक संस्था थी। अब ईयर 1792 में की गर्मियों में जैकोबियंस ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से निराश पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने कहाँ पे आक्रमण कर दिया? पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, जहाँ पे लुईस 16 रहा करता था, और उसे जो है बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद क्या किया गया? उसे जो है जेल में बंद कर दिया गया और उसे सज़ा सुना दी गई। वो बताऊंगा कैसी सज़ा थी, वैसे आपको पता है। अब उसके बाद जब जो है नई कॉन्स्टिट्यूशन जब वो लाना चाहते थे, तो उसने ये बोला कि नए चुनाव जो करा दिए गए, तो 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों या पुरुष जो हैं सारे के सारे वोट दे सकते हैं। और वोट सभी लोग दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है वो वोट नहीं दे सकते, या फिर जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है सिर्फ वही वोट देंगे। तो सभी लोग जो है वोट दे सकते हैं। जैकोबियंस की जो सरकार थी वो कुछ इस तरीके की थी, ठीक है। तो नई असेंबली बनाई गई, उस असेंबली का नाम दिया गया कन्वेंशन। अब याद रखना कि अब नेशनल असेंबली नाम नहीं दिया गया जैकोबियंस क्लब की सरकार को, उसे कन्वेंशन नाम दिया गया। इस प्रकार से 21 सितंबर 1792 को मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया और फ्रांस जो है रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। अब रिपब्लिक तो आपको पता ही है कि द पीपल, जहाँ पे सरकार जो है वहाँ के आम लोग ही चुनते हैं अपने हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कोई हेरिडिटरी मोनार्की नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जब ये जैकोबियंस का सरकार जो थी, इसे नाम दे दिया गया कन्वेंशन। फिर लुईस 16 जो था उसे सज़ा सुना दी गई, फांसी की नहीं, एक सज़ा का नाम था, आपको याद हो गुलिटिन जो था सज़ा का नाम था। उसमें यह था कि 2 खंभों के बीच में ऐसे हुआ करता था, फिर से थोड़ा डिटेल दे देता हूँ, थोड़ी दर्दनाक सज़ा थी। 2 खंभों के बीच में और यहाँ ऊपर ब्लेड हुआ करता था, यहाँ पे गर्दन लगा के ब्लेड ऊपर गिरा दिया जाता था। और आपको पता ही है, जिसने अच्छे कर्म करे होंगे वो स्वर्ग जाएगा, जिसने बुरे कर्म करे होंगे वो नर्क जाता था, ठीक है। ऐसा तो मैंने अपनी तरफ से बोल दिया, आप टेंशन मत लो, ये चीज़ नहीं लिखी है इसमें स्वर्ग या नर्क की, ठीक है। अब उसे कहाँ पे ये सज़ा सुनाई दी गई थी लुईस 16 को? प्लेस डी ला कॉनकॉर्डे, ठीक है। नाम बहुत अजीब हैं, इनकी टेंशन मत लो, याद कर लेना बस, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन जो है हिंदी में कुछ अलग तरीके से हो जाता है, इंग्लिश में कुछ और अलग तरीके से हो जाता है, और आप कुछ और अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छे से समझ लो क्या स्टोरी है। उसके बाद उसकी जो वाइफ थी मैरिया, उसको भी यही सज़ा दे दी गई और लुईस 16 का काम ख़त्म हुआ, काम तमाम हुआ। अब वो कभी नहीं दिखेगा हमें चैप्टर में, ठीक है। अब जैकोबियंस का जो जैकोबियंस का नेता था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर नेता था, मतलब आतंक का नेता था। उसने बहुत ज़्यादा भय बैठा दी थी लोगों के बीच में। द पीरियड फ्रॉम 1793 से लेके 1793 टू 1794 रीन ऑफ टेरर बोला जाता है, आतंक का काल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नेता, जो इनका हेड था, वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसने क्या क्या नीतियां अपनाई थी। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जैकोबियंस क्लब का प्रमुख नेता था। फ्रांस में जब रिपब्लिक की स्थापना कर दी गई, तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने बहुत ही नियंत्रण और दंड वाली सख्ती अपनाई, ठीक है। जहाँ पे बहुत कंट्रोल होगा
और पनिशमेंट दी जाएगी। वह अपनी नीतियों को, अपनी रूल्स को इतनी सख्ती से लागू किया करता था कि चारों तरफ त्राही त्राही होने लगी। त्राही त्राही मतलब सब परेशान होने लगे इस नेता से भी, ठीक है। फिर फाइनली हुआ क्या कि वहाँ के लोगों ने जो है रॉबेस्पियर के खिलाफ जो है कोर्ट में अपील दायर करी और उस पर केस चलाया गया, तो उसे जो है दोषी माना गया और रॉबेस्पियर का भी काम तमाम कर दिया गया। उसी सज़ा से गुलिटिन सज़ा दे दी गई उसे भी 1794 में, और वो भी मारा गया। लुईस 16 भी ख़त्म, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर भी ख़त्म, नेशनल असेंबली भी ख़त्म, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अब किस तरीके से फ्रांस के अंदर कौन लोग आए, डायरेक्टरी को किसको डायरेक्टरी बोला गया, वो चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब थोड़ा सा मैं ये चीज़ अभी पहले ही बता देता हूँ कि जो जैकोबियन की सरकार थी उसमें कुछ जो आतंक का राज था, जो रीन ऑफ टेरर क्यों बोला जाता था। इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले, डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जो रीन ऑफ टेरर था क्यों बोला जाता था, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा। सबसे पहला तो उसने बहुत ही नियंत्रण और दंड वाली नीति अपनाई थी। फिर दूसरी बात ये कि वो अपने जो पार्टी के सदस्यों को ही पनिशमेंट दे दिया करता था अगर उसे लगता था कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उस पर जो है खैर सजा तो उसे दे दी गई थी, लेकिन एक चीज़ और थी, जो ब्रेड की और जो कीमतें थी उसने फिक्स कर दी थी। और जो किसान थे, किसान जब शहर, उसे किसानों को फोर्स करता था वो कि वो जो है शहर में जाके अपने अनाज को बेचें और एक फ़िक्स्ड अमाउंट पे ही बेचें, जो कि उसने डिसाइड किया हुआ है। तो इस कारण जो है बहुत ज़्यादा वो बहुत क्रूर नेता कहलाया। लेकिन बाद में आपने अभी सुनाई है कि उसे भी सज़ा दे दी गई गुलिटिन नाम से। गुलिटिन ज़रूर याद रखना कि कैसी सज़ा थी, ठीक है, आपको पता ही चल गया होगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का अंत हो गया, ठीक है। अब एक वहाँ पे जो है फ्रांस के अंदर डायरेक्टरी रूल कर रही थी। डायरेक्टरी रूल कैसे थी, जैकोबियन सरकार के ख़त्म होने के बाद फ्रांस में नए संविधान में 2 चुनी हुई परिषदों का प्रावधान किया गया। 2 चुनी हुई मतलब देखिए यहाँ चीज़ ये लिखी है, इट प्रोवाइडेड अ 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यही लेजिस्लेटिव काउंसिल 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका नियुक्त करी जाएगी 5 सदस्यों वाली, ठीक है। 5 सदस्यों वाली क्यों, क्योंकि जैसे पहले रॉबेस्पियर ने खूब रूल किया, खूब आतंक मचाया, लुईस 16 ने भी ऐसा ही किया, जो नेशनल असेंबली थी उसमें भी कुछ ऐसा ही हो गया था। लेकिन अब की बार ऐसा था कि जो फ्रांस में जो रूल होने वाला था वो ये था कि अब 5 मेंबर्स की सरकार होगी, जिसमें कि ऐसा नहीं होगा कि एक बंदे के हाथ में पूरी सरकार होगी और वही रूल करेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये जो डायरेक्टरी थी, जो डायरेक्टर्स थे, ये लोग भी आपस में भिड़ गए और इन्होंने जो है ख़त्म कर दी गई, डायरेक्टरी भी फ्रांस के अंदर से ख़त्म हो गई। इसी दौरान एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, नेपोलियन बोनापार्टे। हमने यहीं तक तो पढ़ा था। नेपोलियन बोनापार्टे का भी जो है उदय हुआ, यानी ये फ्रांस के अंदर जो है इसने आगे आया, मतलब बोल सकते हैं कि अब इसका जिक्र करेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। अब होता है डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या वहाँ की जो औरतें थी, अब यहाँ से बेसिकली क्लास जो आपकी जो ख़त्म होने वाला, जहाँ से छोड़ा था अब यहाँ से शुरू है। डिड विमेन हैव ए रेवोल्यूशन। अब हम औरतों के बारे में देखते हैं, क्या इनकी कोई विमेंस की क्या रिस्पेक्ट थी उस सोसाइटी में, क्या था और क्या नहीं था, ये सब देखेंगे, ठीक है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग women were active participants in the events which brought about many important changes in the French society। शुरू से ही जो वहाँ की विमेंस थी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करती थी सब चीज़ों में। They hoped through their involvement and pressurized the revolutionary government to introduce the measure to improve their lives। वो अपनी ज़िंदगियों को या फिर अपनी लाइफ्स को इम्प्रूव करना चाहती थी। Most women of third state had to work for the living। जो तीसरे स्टेट की जो गरीब औरतें थे उन्हें जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष करना पड़ता था। वो कैसे करती थी, फूल बेचा करती थी, फ्रूट वाली हुआ करती थी, या किसी के घर में काम किया करती थी। तो वहाँ की जो विमेंस थी बहुत ज़्यादा कंडीशन इतनी अच्छी नहीं बोल सकते, वहाँ के विमेंस को एजुकेशन का कोई अधिकार नहीं था।
कोई जॉब ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी। जो डॉटर थी अमीरों की या फिर जो नोबल्स थे वही सिर्फ कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा करती थी। ठीक है, तो सारी वुमेंस की कुल मिला के बोल सकते हैं कि स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। वुमेंस को अपनी फैमिलीज़ की केयर करनी पड़ती थी, खाना बनाना, पानी लेके आना, लाइन में खड़ा होना लंबी लंबी कतारों में ब्रेड के लिए, अपने बच्चों को भी देखना। तो इस तरीके से कुछ वहाँ पे जो है वुमेंस की जो है स्थिति थी ऐसे ही थी। बस जो वुमेंस की स्थिति यानी जो अच्छी थी वो उन्हीं की थी जो लोग अमीर थे। ठीक है, अमीरों के घर में जो औरतें थी उनको पढ़ा लिखा दिया जाता था, और जो वैसे जो 90% जो गरीब किसान जो गरीब लोग थे वहाँ के, उनकी स्थिति वुमेंस की अच्छी नहीं थी इतनी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर हम देखते हैं कि आतंक राज के दौरान जितना भी हमने पूरा रूल पढ़ा कि सरकार ने महिला क्लबों को बंद करवा दिया गया था। जो भी महिलाएं राजनीतिक गतिविधियां करती थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया और बहुत सी महिलाओं को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया था। समझ में आया। तो स्थिति जो है इतनी अच्छी नहीं थी महिलाओं की। एक चीज़ और देख लो इसमें कि इट वॉज फाइनली 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। 1946 में उनको अधिकार मिला था वोट देने का। वोट देने तक का भी अधिकार नहीं था इस फ्रांस का जब दौर था ये वाला। ठीक है, ना कोई स्कूल जाने का अधिकार था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक वुमेन का आपको नाम याद रखना है, द लाइफ ऑफ अ रेवोल्यूशनरी वुमेन ओलंपी दे गोजिस, जिसको जन्म जो हुआ था 1748 से उसकी मृत्यु 1793 में हुई थी। ठीक है, इन्होंने भी फ्रांस में अधिकारों के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुटाई थी और खूब जो है विद्रोह किया था कि किस तरीके से फ्रांस की जो है कंडीशन वुमेन्स के बारे में अच्छी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से स्लेवरी का एबोलिशन किया गया है। स्लेवरी मतलब दास प्रथा। दास प्रथा का उन्मूलन। उन्मूलन का क्या मतलब होता है? एबोलिशन, यानी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी दास प्रथा जो थी। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रेजिमी, जो जैकोबिन रेजिमी था यानी जो जैकोबियंस क्लब की जब सरकार चली थी उसमें यह था कि एबोलिशन ऑफ द स्लेवरीज इन द फ्रेंच कॉलोनीज। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनिक्यू, गुएडेल्पो एंड सैन डोमिंगो वर इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ द कमोडिटीज सच एज टबैको, इंडिगो, शुगर एंड द कॉफ़ीज़। तो जो सबसे ज़्यादा जो जैकोबियंस क्लब में जो फ़ायदा हुआ था ये इन्होंने स्लेवरी को, दास प्रथा को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, और वहाँ की जो कॉलोनीज़ थी, जो चारों कॉलोनी हैं ये, वहाँ के लोग जो है इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स थे तंबाकू के, इंडिगो के, चीनी और कॉफ़ी के। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि जब नेशनल असेंबली जब थी उसके दौरान बहुत लंबी बहस हुई थी कि व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं उस पर उसका जो है कौन कौन से उसे अधिकार दिए जाने चाहिए। जैसे कि स्लेवरी, जैसे जो दास प्रथा थी उसमें इस चीज़ को ख़त्म करने का भी प्रावधान किया गया था, लेकिन उस दौरान ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई थी क्योंकि जो दास व्यापार था वो जो था वो उन व्यापारियों के ऊपर निर्भर करता था जो बाहर से आते थे और फ्रांस में जो है लोगों को जो है पकड़ के ले जाते थे और अपना दास बनाते थे, अपने जो है शहर में ले जाया करते थे और उन पे जो है काम करवाया करते थे। लेकिन फाइनली हुआ ये कि 1848 में ये जो दास प्रथा थी इसका जो है कतई जो है बिल्कुल उन्मूलन यानी ख़त्म कर दी गई थी ये वाली दास प्रथा। ठीक है, लेकिन फिर इसी दौरान नेपोलियन ने जो है दोबारा इंट्रोड्यूस भी किया था स्लेवरी को। ये चीज़ हम अभी देखेंगे इसी चैप्टर में, थोड़ा सा जब नेपोलियन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेपोलियन ने इसे दोबारा से भी री-इंट्रोड्यूस भी किया था क्योंकि जब जो कन्वेंशन थी, जो जैकोबियंस क्लब था, उसने 1794 में सबको फ्री कर दिया था, जितने भी दास थे उन सबको फ्री कर दिया था। लेकिन उसके 10 साल बाद नेपोलियन आ गया। नेपोलियन ने दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया इसी चीज़ को, दास प्रथा को। लेकिन फाइनली नेपोलियन के बाद जो है 1848 में माफ़ कीजिएगा 1848 में
दास प्रथा ख़त्म हो गई। और ये निग्रोस जो टर्म है ये किसके लिए यूज़ हुआ करता था? ये टर्म यूज्ड होता था उन अफ्रीका के लोगों के लिए, अ टर्म यूज्ड फॉर द इंडिजीनियस पीपल ऑफ अफ्रीका, साउथ ऑफ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के लोग थे इन्हीं के लिए नाम यूज़ किया गया था। और इमेंसिपेशन क्या होता है? द एक्ट ऑफ फ्रीइंग यानी किसी को आज़ाद करना। द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। एक मिनट रुकिए, आखिरी टॉपिक है ये, ठीक है। देखो तो किस तरीके से आपने सारी की सारी स्टोरी पढ़ी है कि किस तरीके से आक्रमण किए गए और वहाँ की स्थिति कैसे कैसे लोगों की स्थिति चेंज हुई। अब हम चैप्टर के जो आखिरी में चल रहे हैं। अब हम जो नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में पढ़ते हैं कि जब जैकोबियन सरकार भी ख़त्म हुई, डायरेक्टरी भी जो रूल कर रही थी गवर्नमेंट फ्रांस में वो भी ख़त्म हुई। अब क्या हुआ? नेपोलियन बोनापार्टे का जो है उदय हुआ, ठीक है, राइज करने लगा, वो लोगों के बीच में जो है फेमस होने लगा। थोड़ा सा नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में पढ़ते हैं कि नेपोलियन बोनापार्टे की जो गिनती थी वो वर्ल्ड के महान सेनापतियों में की जाती थी। वो बहुत ज़्यादा परिश्रमी था, अपना इरादे का बहुत ज़्यादा पक्का था, तलवार का धनी था और बहुत ही ज़्यादा वीर सैनिक भी था, ठीक है। जब पहली बार इटली में फ्रांस की सेना का कमांडर बनाकर भेजा गया, जब नेपोलियन को पहली बार इटली में फ्रांस की सेना का कमांडर बना के भेजा गया तो उसने अपनी मधुर वाणी से सैनिकों में एक अद्भुत जोश भर दिया था। यानी बहुत ज़्यादा मोटिवेटर स्पीकर भी था, वो मोटिवेशनल लाइन्स ही बोला करता था। उसकी जो इमेज थी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल वाली थी, ठीक है। बुरी दशाओं और संघर्षों में भी सैनिक उसका साथ देते थे। असंभव जो शब्द था, इम्पॉसिबल शब्द था, उसकी शब्दकोश में था ही नहीं। वह एक महान सेनापति नहीं था बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ और शासक भी था। मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व था। एक महान रूलर भी था, सेनापति भी था और एक अच्छा पॉलिटिशियन भी था। लेकिन फाइनली हुआ ये कि आप ये भी चीज़ देखिए कि 1804 में उसे फ्रांस का राजा बना दिया गया था और वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में और वो वहाँ पे हार गया था, ठीक है। और आपको ये चीज़ याद रखना है कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इसका जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो जन्म ईयर 1769 में हुआ था। आपको ये चीज़ याद रखनी है, लिख लो चाहे तो नोट कर लो अभी कि नेपोलियन का जो बर्थ डेट है वो 1769 में हुई, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? रुकिए एक मिनट, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। नेपोलियन बोनापार्टे का जन्म 1769 ईस्वी में रोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी अजेशिया में हुआ था। और उनका व्यक्तित्व तो आपको पता ही है कि वो असाधारण प्रतिभा का स्वामी था। तो एक बार थोड़ा सा जो है फिर से एक बता देता हूँ कि लुई 16 की सरकार थी, ठीक है। फिर नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था? नेशनल असेंबली के बाद फिर जैकोबियंस क्लब आया था, जैकोबियंस क्लब भी ख़त्म हुआ। फिर डायरेक्टरी आई। फिर डायरेक्टरी में जो है डायरेक्टरी ख़त्म नहीं करी गई थी पूरी तरीके से। डायरेक्टरी को जो रीलॉन्च कर दिया था किसने? इस नेपोलियन बोनापार्टे ने, और उसका सदस्य बन गया था डायरेक्टरी का। और बाद में वो फ्रांस का सम्राट भी बन गया था। अब नेपोलियन बोनापार्टे की जो मृत्यु कब हुई थी ये भी जान लेते हैं कि जो वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में, उसे हार का मुंह देखना पड़ा और बंदी बना लिया गया था। और उसे कौन सी जेल में भेजा था? सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया और 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। और यही फ्रांस के एक परमवीर योद्धा का दुखद अंत हुआ। और यहाँ पे जो है चैप्टर का भी अंत हुआ। लेकिन अंत होने से पहले आखिर ये स्टोरी हमने क्यों पढ़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी इस स्टोरी की, हमारे इंडिया में क्या फ़ायदा हुआ इस स्टोरी से? स्टोरी बोल सकते हैं या फिर एक रियल ही है, सबको पता है, लेकिन इसका क्या यूज़ हुआ हमारे भारत में, वही देखते हैं अब। तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी यहाँ पे, टीपू सुल्तान एंड द राम मोहन रॉय आर द टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स हु रेस्पॉन्ड टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम द रेवोल्यूशनरी फ्रांस। जो फ्रांस में जितनी भी स्थितियाँ घटित हुई उन सब में से उन सबको जानकर टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय ने काफ़ी कुछ सीखा और अपने आइडियाज़ को स्प्रेड किया।
भारत के अंदर भी किस तरीके से उन्होंने अपने आप को इन फ्रांस की जो स्थितियां हुई कैसे जोड़ा और क्या क्या सीख मिली। तो थोड़ा सा मैं कंक्लूड करता हूं कि फ्रांस में एक ऐसी क्रांति हुई थी जिसने विश्व के लगभग सभी देशों के सामाजिक क्षेत्रों की दिशा ही बदल दी। इस क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति को विश्व के सामाजिक संरचना के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हमने देखा, बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया। धीरे धीरे सारे विभिन्न देशों में लोग अपने अधिकारों की मांग करने लगे और छोटे छोटे आंदोलन और क्रांतियाँ होने लगी। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा था। जिस बच्चे ने वीडियो यहाँ तक देख ली है वो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। फाइनली हमने चैप्टर को ख़त्म किया है और ये वाली वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। टोटल जो चारों के चारों वीडियो हैं यानी क्लासेस जो लेक्चर्स हुए हैं, ये चौथा था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें पूरा चैप्टर डिस्कस हुआ है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, एक चीज़ और कि ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये मैं कराऊंगा अगली क्लासेस में, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, बाय।